दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे स्वतंत्र राज्यों का उदय। जी हां दोस्तों, और स्वतंत्र राज्यों के उदय में इसके पहले हम लोगों ने कश्मीर और बंगाल जो स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी सत्ता स्थापित किए थे, उससे संबंधित हम लोगों ने सवालों को देखा। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खान देश के बारे में। जी हां दोस्तों, खान देश की स्वतंत्रता के बारे में और साथ ही साथ गुजरात की स्वतंत्रता के बारे में भी दोस्तों पढ़ेंगे, और वहां से संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका भी जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं। याद रखिए आज हमारी 59वीं क्लास है। लगातार 58 दिनों की क्लास पूरी हो चुकी है। आज 59 डे की क्लास है, और आज की क्लास अगर आप कर लेते हैं तो 1741 से लेकर के 1770 तक के सवाल आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखिए इस सीरीज से जुड़ जाइए, बहुत जल्द आपके 2000 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी बहुत जल्दी समाप्त भी होने वाला है, क्योंकि आधा से ज्यादा टॉपिक दोस्तों हम लोग समाप्त कर चुके हैं। जहां ये 2-3 राज्यों के बारे में और पढ़ेंगे जो स्वतंत्र राज्य के रूप में रहे हैं, जैसे मेवाड़ हमें पढ़ना है, मालवा पढ़ना है, जौनपुर पढ़ना है, उत्तर भारत में पढ़ना है। दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो हमें बहमनी को पढ़ना होगा, बरार को पढ़ना होगा, अहमदनगर को पढ़ना होगा, विजयनगर को पढ़ना होगा, ठीक है, इन सभी को पढ़ना होगा। और इसके बाद भक्ति सूफी आंदोलन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल, और वहीं पे हो जाएगा पूरा मध्यकालीन इतिहास समाप्त, ठीक है। तो अपना समय मत गवाइए, इस सीरीज से जुड़ जाइए और पूरी सीरीज देखिए। जिन बच्चों ने 1-2 वीडियो देखा है, मैं चाहूंगा आप पूरा वीडियो देखिए। देखिए पूरा वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, और ज्यादा आपको पता चलेगा कि परीक्षा में वाकई किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से आप सवालों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल बताने से पहले अच्छा थोड़ी सी बातें और कर लें दोस्तों। यहां पर हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। फाउंडेशन बैच क्या है, जैसी अभी मैं जो क्लास दे रहा हूं आपको, ये फ्री वाली क्लास, ये दोस्तों आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। ये ट्रेलर वीडियो है, इसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपने कहीं अगर कोचिंग कर रखा है पहले से, ठीक है, या आप पहले पढ़ने आ रहे हैं तो कितनी तैयारी आपकी है, ठीक है, क्या इन सारी चीजों को आपको पढ़ाया गया। अगर नहीं पढ़ाया गया तो आपको जरूरत है इस फाउंडेशन बैच की, क्योंकि यही फाउंडेशन बैच आपकी तरक्की का रास्ता खोल सकता है, आपके सफलता के मार्ग को सुनिश्चित कर सकता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए। अब तो किताबें भी आने लगी, तो किताबों को भी परचेज करिए। हर चीज दोस्तों आपको मिल जाएगा जो पढ़ाई से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे आज हमारा 59 डेज है, और क्वेश्चन नंबर 1741 से लेकर 1770 तक के सवालों को देखने चल रहे हैं, और खान देश और गुजरात से संबंधित हम सवालों को हल करने वाले हैं। पहला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों कि खान देश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। जी हां दोस्तों, खान देश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दोस्तों किसने किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है फारूकी। क्या नाम है, फारूकी नाम है, याद रखिएगा, मलिक राजा फारूकी, ठीक है। मलिक राजा फारूकी ने, ठीक है, आप फारूकी याद कर लीजिए, उतना ही काफी है, ठीक है। मलिक राजा फारूकी ने किसकी स्थापना किया भैया, तो याद रखिएगा खान देश की स्थापना किया था। जी हां दोस्तों, खान देश की स्थापना नहीं, खान देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित किया था, और यहीं पर दोस्तों अपना राजपाट कर रहा था, ठीक है। अच्छा वो टाइम पीरियड क्या है सर जब ये ऐसा कर रहा था, तो याद रखिए दोस्तों वो टाइम पीरियड है 1399 ईस्वी। जी हां दोस्तों, 1399 ईस्वी में ये मलिक राजा फारूकी ने खान देश पर अपनी सत्ता स्थापित की, या आप कह सकते हैं खान देश को स्वतंत्र घोषित किया, और वहां पर राजपाट करना शुरू कर लिया 1399 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है खान देश अवस्थित था। दोस्तों जब आप इतिहास उठा के देखते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ये खान देश कहां है, आज तो वर्तमान में है नहीं। जैसे हम गुजरात पढ़ते हैं तो हमें पता है गुजरात कहां पर है, जब हम बंगाल पढ़ रहे थे तो बंगाल भी पता था कहां पे है, जब हम कश्मीर पढ़ रहे थे तो कश्मीर भी पता है कहां पर है, जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो भी हमें पता है, मालवा पढ़ेंगे तो भी हमें पता है, लेकिन खान देश कहां अवस्थित है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक सवाल यहां से भी मैंने रख दिया, याद रखिएगा, आपने ताप्ती नदी का नाम सुना होगा। सर ये ताप्ती नदी तो वही नदी है ना, ताप्ती और नर्मदा, दो ऐसी नदियां जो भारत में पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। बाकी जो नदियां वो पूरब की तरफ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा वल्टा नहीं बनाती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है सर भूगोल में। बिल्कुल सही आपने पढ़ा, जो आप सोच रहे हैं वही है। याद रखेंगे ताप्ती नदी की घाटी में, ताप्ती नदी की घाटी में दोस्तों यह स्थित एक स्थान था। अच्छा इसे खान देश क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहां मुस्लिम में ना खानों का राज था, ठीक है, खानों का राज चलता था, इसीलिए दोस्तों इसे खान देश कहा जाता था, ठीक है। जैसे मुस्लिम में पठान होते हैं, खान होते हैं ना, तो वैसे ही दोस्तों याद रखेंगे इसी वजह से इसे खान देश कहा जाता था। एक इसका लोकेशन और भी है दोस्तों, आप उसको भी याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर दोस्तों यह स्थित एक स्थान है। कुल मिला जुला के सर इसकी राजधानी कहाँ है ये भी लगे हाथ आप बता देते, तो राजधानी भैया इसकी है बुरहानपुर। कहां पर है दोस्तों? बुरहानपुर थी। राजधानी कहां पर थी? तो राजधानी बुरहानपुर थी। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा है फारूकी वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, ठीक है। देखिए स्थापना किसने किया वो तो अलग बात है, या उसकी स्वतंत्रता किसने किया, तो मलिक राजा फारूकी ने किया। दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इस खानदेश का कौन हुआ, तो याद रखिएगा उसका नाम था आदिल खां द्वितीय। क्या नाम था दोस्तों? आदिल खां द्वितीय जो था दोस्तों वो इस खानदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। अच्छा इसने ऐसा क्या कार्य किया था सर जो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, तो दोस्तों आपने गोंडवाना के किले का नाम सुना होगा, ठीक है। गोंडवाना का किला, ठीक है। ये गोंडवाना के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। गोंडवाना का किला दोस्तों आपको तब मिलेगा, आपने मूवी देखा होगा, ठीक है। कई मूवी में गोंडवाना के किले की बात आई है, जैसे तानाजी वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां गोंधाना कहा जाता है उसे, ठीक है। गोंधाना या गोंडवाना वही है, ठीक है। शिवाजी के शासन काल में दोस्तों उनका बहुत बड़ा एक सैनिक अड्डा रहता है गोंडवाना का किला, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं इस पीरियड में तो शिवाजी है नहीं, इसलिए दोस्तों आप ये बात जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कि गोंडवाना पर अधिकार किया था आदिल खां द्वितीय ने, जो कि खानदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, खानदेश को किस मुगल शासक ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? जी हां दोस्तों, अपने साम्राज्य में किसने मिला लिया खानदेश को? तो याद रखेंगे अकबर ने। जी हां दोस्तों, अकबर ने इस पर हमला करके क्या किया, इसे अपने यहां शामिल करा लिया। दोस्तों अकबर ने एक अभियान किया था, आपको पता होगा, आसिरगढ़ का अभियान। जी हां दोस्तों, असीरगढ़ का किला जो जीता था दोस्तों, फतेह किया था असीरगढ़ का किला। और यहां पर अकबर को दोस्तों बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ गया था, वेट करना पड़ गया था। किले के बाहर अकबर ने महीनों डेरा डाला, ठीक है, तब जाकर के दोस्तों आसिरगढ़ के किले को जीता था। यह आसिरगढ़ का किला दोस्तों सैनिक अड्डा था। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा यह सैनिक अड्डा था। किसका? तो याद रखिएगा खानदेश के खानों का यह सैनिक अड्डा हुआ करता था। अकबर ने इस किले को जीत करके खानदेश को कहां मिला लिया, अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। एक सवाल और आ सकता है आपके मन में कि कब, ऐसा कब हुआ? तो आपके मन में अगर कब वाला सवाल आ रहा है तो याद रखिएगा 1601 ईस्वी में, ठीक है। 1601 ईस्वी में दोस्तों आसिरगढ़ के किले पर अधिकार भी हुआ था, ठीक है, तो सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सर्वप्रथम गुजरात को किस शासक ने? अच्छा खानदेश से मुझे ज्यादा सवाल नहीं मिले हैं, वही 4 ही 5 सवाल में खानदेश का इतिहास समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे जो हम पढ़ने वाले दोस्तों, ये गुजरात में जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित किया, जिन राज्यों ने या जिन राजवंशों ने, उनके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिख रहा है सर्वप्रथम गुजरात को किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मिलाया, देखिए अलग करने की बात नहीं कर रहा है, अभी मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा गुजरात तो पहले स्वतंत्र हुआ करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने यह गुजरात अभियान जब किया था, तब दोस्तों गुजरात के राजा को हरा करके, अच्छा यहाँ के राजा, अच्छा ये गुजरात अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान किया था तो इसी अभियान के दौरान उसने 1000 दिनार में किसे खरीदा था? मलिक काफूर को खरीदा था। तो वो वाला सवाल भी याद रखेगा, ठीक है। गुजरात अभियान के दौरान उसने क्या किया था? 1000 दिनार में किसे खरीदा था? मलिक काफूर को खरीदा था, ठीक है, मलिक काफूर को खरीदा था। और आगे चल के मलिक काफूर सेनापति बनता है अलाउद्दीन खिलजी का, ये सारी बातें याद रखेगा, ठीक है। अच्छा चलिए यहां बात करते हैं, तो गुजरात का राजा कौन था? तो गुजरात का राजा था दोस्तों रायकर्ण। कौन था दोस्तों? रायकर्ण था। ये रायकर्ण को पराजित करके गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का पहला कार्य किसने किया था? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब दूसरी बात आती है कि किसने इसको स्वतंत्र घोषित किया था। लिख रहा है दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग कर, ठीक है, त्याग कर किसने गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो याद रखिएगा इस व्यक्ति का नाम था मुजफ्फर शाह। जी हां दोस्तों, मुजफ्फर शाह ने, याद रखिएगा यहां पर आप जो है स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। वो समय क्या था दोस्तों? तो समय था 1401 ईस्वी, ठीक है। 1401 ईस्वी में इसने क्या कर दिया? अपने गुजरात राज्य की स्वतंत्रता घोषित कर दिया कि अब दिल्ली सल्तनत में गुजरात नहीं है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। लिख रहा गुजरात वंश का वास्तविक संस्थापक। जी हां दोस्तों, देखिए वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है जिसके समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ हो, ठीक है। तो याद रखिएगा मुजफ्फर शाह, अगर हम गुजरात की स्वतंत्रता की
बात करें तो याद रखिएगा इसकी स्वतंत्रता किसने सुनिश्चित की थी, तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था दोस्तों? मुजफ्फर शाह। और कब किया था दोस्तों? तो 1401 में। जी हाँ दोस्तों, 1401 ईस्वी में। अब 1411 ईस्वी में आ जाता है दोस्तों वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है, इसका नाम है अहमद शाह। क्या नाम है दोस्तों? अहमद शाह प्रथम। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 1401 की बात है और ये 1411 से लेकर 41 तक दोस्तों गद्दी पर बैठा रहता है। ठीक है, 1441 ईस्वी तक ये गद्दी पर है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया हो। तो सर एक आध डेवलपमेंट आप इसका बता ही दीजिए जो कि परीक्षा में आता हो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसने क्या किया था, इसने साबरमती नदी के तट पर, साबरमती नदी जो है दोस्तों उसकी तट पर याद रखिएगा अहमदाबाद शहर की स्थापना किया अपने नाम पर। ठीक है, अहमदाबाद। देखिए इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है अहमद शाह ना, तो इसी ने दोस्तों अहमदाबाद शहर की दोस्तों नींव रखी थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और अहमदाबाद शहर की नींव रखी थी साबरमती नदी के तट पर और इसी अहमदाबाद को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पे मैं कर लेता हूं दोस्तों कि इसे क्या किया था, इसे अपनी राजधानी भी बनाया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा गुजरात में पहली बार जजिया कर। जी हां दोस्तों, जजिया कर क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये गैर मुस्लिम कर था। क्या था दोस्तों? गैर मुस्लिम कर था, यानी जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है उसे यह कर भरना पड़ता था। ठीक है, तो गुजरात में पहली बार दोस्तों जजिया कर किसने लगाया? पीछे के सवालों में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कश्मीर में पहली बार किसने लगाया था जजिया कर। कश्मीर में जजिया दोस्तों पहली बार किसने लगाया? तो आपने पढ़ा सिकंदर शाह। जी हां दोस्तों, सिकंदर जो था, ठीक है, ये एक धर्मांध शासक था। इसी सिकंदर का पुत्र हुआ जैनुल आबदीन, उसने सब कुछ अच्छा किया, जजिया कर वगैरह समाप्त किया, लेकिन सिकंदर ने दोस्तों जजिया कर कश्मीर वासियों पर पहली बार लगाया। उसी तरह से गुजरात में पहली बार दोस्तों जजिया कर लगाने का प्रमाण किसके समय में मिलता है? वो अहमद शाह प्रथम के समय में ही मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे पहली बार किसके समय में लगाया गया? तो इसी के समय में लगाया गया, अहमद शाह। ठीक है, तो एक तरफ दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये टैक्स भी लगा रहा है। ठीक है, ग्रोथ कैसे करेगा? जब पैसा वसूलेगा। ठीक है, खैर लेकिन ये गलत था, ये गैर मुस्लिम कर था, जजिया कर लगाया। और इसका एक और बुरा कार्य आप लिख सकते हैं, एक गुजरात में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर, इसने सिद्धेश्वर मंदिर को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, ध्वस्त कर दिया। ठीक है, किसने? इस अहमद शाह प्रथम ने, यह भी आप याद रखिएगा। लिख रहा किसने कहा कि वह सुल्तानों में विद्वान। जी हां दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था। यह कथन है किसका? तो याद रखिएगा मिस्र का एक प्रसिद्ध विद्वान उस समय भारत आया था। ठीक है, मिस्र का प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है, विद्वान उस समय दोस्तों भारत आया था। ठीक है, उसी ने किसके बारे में कहा? इस अहमद शाह प्रथम के बारे में कहा कि वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों में सुल्तान था। ठीक है, उसका नाम क्या दोस्तों? तो उसका नाम है बद्रुद्दीन। ठीक है, ममामीनी बोल सकते हैं, बोलिए क्या बोले? सॉरी, दमामीनी। क्या बोलेंगे? दमामीनी। ठीक है, दमामीनी। ठीक है, दमामीनी, बद्रुद्दीन दमामीनी, बद्रुद्दीन दमामीनी, ये मिस्र का विद्वान था जिसने इसके बारे में कहा कि यह क्या था? वह सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान था, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा गुजरात के किस शासक को जरबख्श कहा जाता है? जी हां दोस्तों, जरबख्श किसे कहा जाता है? देखिए जरबख्श कहने के पीछे रीजन क्या दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये सोने का दान करता था, सोने का दान। जी हां दोस्तों, स्वर्ण दान। आपने बहुत तरह के दान देखे होंगे, लेकिन सोने का दान करने वाला व्यक्ति है ये। ठीक है, जरबख्श कहा जाता था और इसकी उपाधि भी थी। उपाधि क्या थी दोस्तों? इसकी उपाधि दोस्तों ये बहुत ज्यादा उदार था, इसलिए दोस्तों उदारवादी इसे कहा जाता था। उदार के अलावा दोस्तों, उदार नहीं, इसके लिए एक सेकेंड, करीम उपाधि की बात कर रहे हैं तो दयालु वो तो अलग हो जाएगा, इसे करीम कहा जाता था। ठीक है, करीम इसकी उपाधि थी। जरबख्श इसको लोग बुलाते थे वहां के लोग, जिसका नाम क्या था दोस्तों? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। आ जाएगा यहाँ पे, चलिए लिखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। गयासुद्दीन मोहम्मद
मोहम्मद शाह। जी हाँ दोस्तों, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह इसका नाम है दोस्तों, याद रखेगा। इसे करीम की उपाधि धारण किया था और जरबख्श इसे कहा जाता था। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा दोस्तों कि जो आपका कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन था, ठीक है, उसे लोग वहां के लोग क्या कहते थे, कश्मीर के लोग क्या कहते थे, महान शासक के रूप में जानते थे और कहते थे बड़ शाह। क्या कहते थे, बड़ शाह। ठीक है, जैनुल आबदीन को बड़ शाह कहा जाता। सवाल आया है परीक्षा में भाई, कई बार आया, पेपर उठा के देखो। मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं कोई चीज आपको पढ़ाता हूं ना, तो आप पेपर उठा के देखो, आपको समझ आएगा कि वाकई जो नितिन सर कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा गुजरात का महानतम एवं सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ, तो याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा, कई बार सुना होगा इतिहास में, नहीं सुना तो सुन लीजिए आज। इसका नाम है महमूद बेगड़ा। जी हाँ दोस्तों, महमूद बेगड़ा यह सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। कब से कब तक दोस्तों गद्दी पर बैठा, तो 1459 ईस्वी से लेकर के 1511 ईस्वी तक दोस्तों इसने राजपाट चलाया है। 50-60 साल का सबसे महान शासन किया है। ठीक है, महमूद बेगड़ा नाम है। लिख रहा महमूद बेगड़ा ने किस नगर की स्थापना किया था। जिस तरह से अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद नगर की स्थापना किया, उसी तरह से गुजरात में महमूद बेगड़ा ने भी दो बड़े नगर की स्थापना किया है, एक मुस्तफाबाद है और एक मुहम्मदाबाद है। ठीक है, आइए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखिएगा गिरनार के निकट, गिरनार यही सुदर्शन झील था ना, तो याद रखिएगा, पढ़ा होगा आपने मौर्यकालीन सुदर्शन झील। तो गिरनार के निकट मुस्तफाबाद। ठीक है, निकट मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। ठीक है, एक तो ये वाला नगर बसाया था और दूसरे नंबर पे दोस्तों आप याद रखेंगे भाई, निकट वाला भी पूछता है ना, चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद। ठीक है, चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये दो बड़े नगरों की स्थापना किया था किसने, महमूद बेगड़ा ने किया था। ठीक है, तो इसको भी लग गया था, आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लिख रहा है महमूद चरित की रचना किसने किया। महमूद चरित, देखिए महमूद चरित जो है दोस्तों, इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो याद रखेगा इसमें महमूद बेगड़ा के बारे में ही बताया गया। ठीक है, महमूद बेगड़ा के शासनकाल की जानकारी मिलती है, शासनकाल की जानकारी इस किताब से मिलती है। ठीक है, और इस किताब को लिखा किसने दोस्तों, महमूद चरित की रचना किसने किया है, तो याद रखिएगा इसकी रचना किया है उदयराज ने। किसने किया दोस्तों, उदयराज ने किया था। ठीक है, और उदयराज कौन था दोस्तों, तो दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, दरबारी इतिहासकार था। किसका दरबारी इतिहासकार था, अरे जिसके यहां रहता था। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा का दरबारी इतिहासकार था। ये महमूद चरित की रचना इसने किया है। लिख रहा महमूद बेगड़ा के समय कौन भारत आया। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग विदेशी यात्री यात्रा करते थे, उसी तरह से दोस्तों यहां पर महमूद बेगड़ा के समय में भी दो लोग भारत आए हैं। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा, पहला नाम था बारबोसा। ठीक है सर, बारबोसा इसी के यहाँ आया था। हाँ, बारबोसा ये महमूद बेगड़ा के यहाँ आया था। और दूसरा था दोस्तों बार्थेमा। क्या था दोस्तों, बार्थेमा। जी हाँ दोस्तों, बार्थेमा नहीं बार्थोमा है। ठीक है, बार्थोमा। ठीक है, बार्थेमा ये दोनों चीजें लिखा है, तो आप देख लीजिएगा, बार्थेमा बार्थोमा। ठीक है, अलग अलग किताबों में लिखा मैंने। तो फिलहाल बारबोसा और बार्थेमा ये दो ऐसे यात्री थे, ठीक है, जो भारत आए थे किसके समय में, तो महमूद बेगड़ा के समय में। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बार्थेमा है, इसी ने दोस्तों महमूद बेगड़ा के बारे में बताया है कि महमूद बेगड़ा की इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी कि वो अपने मूछों को अपने सर के पीछे बांधता था। ठीक है, तो याद रखेगा महमूद बेगड़ा अपनी मूछों को सिर के पीछे बांधता था। सिर के पीछे बांधता था। ऐसा किसने कहा है दोस्तों, तो ऐसा कहा है बार्थेमा ने। किसने कहा है, बार्थेमा ने ऐसा कहा है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा, सवाल आ चुका है परीक्षा में। ठीक है, सवाल आ चुका है परीक्षा में, आप उठा के किताब देख लीजिए। ठीक है, लिख रहा किस पुर्तगाली यात्री ने कहा कि महमूद बचपन से ही जहर का सेवन करता था। तो दोस्तों यह कथन कहा था किसने, बारबोसा ने कहा था। ठीक है, अच्छा, ये सब पुर्तगाली यात्री हैं, दोनों के दोनों दोस्तों याद रखेगा। और बारबोसा ने कहा कि बचपन से ही महमूद क्या करता था, सर लिखा यहां पर जहर का सेवन करता था। सर सच में जहर खाता था, हाँ, ये मतलब बचपन से दोस्तों जहर का सेवन करता था, इसकी पूरी शरीर जहरीली हो गई थी। और यहां पर बारबोसा का मानना था, कहना था, लिखा है बारबोसा ने कि अगर उसके शरीर पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो मक्खी काट बैठने के बाद फूल के मर जाती थी। ठीक है, उसके जहर के प्रकोप से फूल के मर जाती
जाती थी। ऐसा खतरनाक शासक था दोस्तों महमूद बेगड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि महमूद बेगड़ा ने किस कारण द्वारिका को फतेह किया था दोस्तों। द्वारिका दोस्तों द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ठीक है, जगह का नाम क्या दोस्तों, द्वारका है, आप इसे सही कर लीजिए, द्वारिका नहीं होता है। लिख रहा है महमूद बेगड़ा ने किस वजह से द्वारका को फतेह किया था, तो याद रखिएगा जो यात्री हज की यात्रा करते थे, हज की यात्रा जो करते थे उन्हें याद रखिएगा यहां द्वारिका में दोस्तों लूटा जाता था। ठीक है, वहां यहां पर लुटेरे रहते थे। ठीक है, तो समुद्री रास्ते से होकर जाना होता था तो उन्हें लूटा जाता था। इसी वजह से महमूद बेगड़ा ने इस द्वारिका को फतेह कर लिया। ठीक है, किस लिए दोस्तों, तो याद रखेगा हज यात्रियों की या मक्का जाने वाले हज यात्रियों की रक्षा करने के लिए, डाकुओं से रक्षा करने के लिए दोस्तों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं डाकुओं से रक्षा के लिए, डाकुओं से रक्षा के लिए याद रखिएगा क्या था, यहां पर महमूद बेगड़ा ने द्वारका पर अधिकार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दोस्तों हज वाला भी बोल सकते हैं और मक्का भी बोल सकते हैं। ठीक है, मक्का की यात्रा भी बोल सकते हैं, मक्का मदीना। ठीक है, तो चाहे हज बोलिए चाहे मक्का मदीना बोलिए, एक ही बात है। परीक्षा में देख लीजिएगा कि क्या ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, लेकिन महमूद बेगड़ा ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को, जी हां दोस्तों, पुर्तगालियों को पराजित किया था, उस युद्ध का नाम आपको बताना है और यह भी बताना है कि किसको पराजित किया था, किसको नहीं, पुर्तगालियों को तो लिख ही दिया, तो याद रख कब पराजित किया था यह भी बताना। ठीक है, तो याद रखिएगा उस युद्ध का नाम क्या है दोस्तों, उस युद्ध का नाम है चैल का युद्ध। जी हां दोस्तों, चैल के युद्ध में, अच्छा सर महमूद बेगड़ा और पुर्तगालियों में जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो जीता कौन दोस्तों, याद रखिएगा महमूद बेगड़ा जीत गया और पुर्तगालियों की हार होती। किस युद्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात करें चैल की युद्ध की, जो कब हुआ था दोस्तों, तो 1508 ईस्वी में दोस्तों ये चैल का युद्ध हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है सर, ये जीत कैसे गया, तो देखिए यहां पर महमूद बेगड़ा की सहायता करने के लिए दो विशिष्ट लोग हैं। एक तो दोस्तों जूनागढ़ का गवर्नर इसका मदद कर रहा था, जूनागढ़ का गवर्नर मदद कर रहा था, और दोस्तों जो मिस्र का राजा था ना, मिस्र का जो शासक था, ठीक है, वो इसकी बहुत मदद करता था। एक तरह से महमूद बेगड़ा की जो विदेश नीति थी वो गजब की थी। महमूद बेगड़ा की सहायता करने के लिए मिस्र के शासक ने नौ सैनिक जहाजों को दोस्तों, सैनिक जहाजों को भेजा था पुर्तगालियों से लड़ाई के लिए, और इसी वजह से दोस्तों पुर्तगालियों की हार हो जाती। ठीक है, तो समझिए अकेले नहीं, महमूद बेगड़ा के साथ यहां बहुत सारी बाहरी ताकतों ने भी पुर्तगालियों पर हमला किया था। लेकिन महमूद बेगड़ा का किन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध था, आपके मन में आ भी रहा होगा। तो पहला सवाल तो सर आपने लगे हाथ तुरंत ही हमें बता दिया कि सबसे घनिष्ठ संबंध किसके साथ था दोस्तों, मिस्र के साथ था। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं कि केवल मिस्र के साथ दोस्तों घनिष्ठ संबंध था, इसके अलावा महमूद बेगड़ा जो पड़ोसी राज्य थे जैसे तुर्की वगैरह हो गए, फारस वगैरह हो गए, उनके साथ भी इसका संबंध बहुत अच्छा था। फारस के साथ, तुर्की के साथ भी इसका संबंध बहुत अच्छा था, और युद्ध वगैरह में ये सभी देश के राजा या शासक महमूद बेगड़ा को मदद करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब गुजरात एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य के रूप में अवस्थित हो चुका था, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। अगर हमारे फ्री के कंटेंट में दोस्तों दम हो सकता है और आपको अच्छा लग सकता है, आप किताब उठा के देखो, हमेशा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो यार, आपके लिए ना समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको कुछ नया ना मिले तब तक चीजें बेकार रहती हैं। ठीक है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ और पढ़ना शुरू करिए। जबरदस्त, बहुत शानदार सा बैच है, पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किताबें के रूप में भी दोस्तों आ चुकी हैं, एक मौका दीजिए, परचेज कीजिए हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। अब तो घर बैठे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, 3-4 दिनों में किताब आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा गुजरात का अंतिम महान शासक कौन था। चलिए महमूद बेगड़ा की बात तो खत्म हो जाएगी। महमूद बेगड़ा दोस्तों ये 1511 में उसका शासन का अंत हो गया है। तो गुजरात का अंतिम शासक दोस्तों कौन है, तो अंतिम शासक को लेकर आप इसका नाम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आप उत्तरवर्ती मुगल शासक में पढ़ते हैं दोस्तों बहादुर शाह ना, तो वहां बहादुर शाह जफर पढ़ते हैं। इनका नाम क्या दोस्तों, यहां पर है, यहां पर नाम केवल बहादुर शाह है। ये गुजरात का अंतिम राजा है। अच्छा, कब से कब तक दोस्तों गद्दी पर रहता है, तो 1526 में ये गद्दी पर बैठता है और 1537 के आसपास दोस्तों यहां पर कहानी समाप्त हो जाती है और ये हट जाएगा। ठीक है, लिख रहा बहादुर शाह पर किस पुर्तगाली गवर्नर ने दोस्तों आक्रमण किया। तो भी मैंने कहा दोस्तों कि पुर्तगाली गवर्नर के साथ एक चैल का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, चैल का युद्ध हुआ था। अच्छा, कब हुआ था चैल का युद्ध, भूल गए, 1508
8 ईस्वी में दोस्तों चैल का युद्ध हुआ था, ठीक है। और उसमें दोस्तों पुर्तगालियों की हार हुई थी जी, ठीक है। पुर्तगालियों की हार हुई थी। और किसने हराया था दोस्तों पुर्तगालियों को? तो याद रखेगा महमूद बेगड़ा ने हराया था। किसने हराया था? महमूद बेगड़ा ने पुर्तगालियों को बुरी तरह पराजित किया था। लेकिन उसका बदला पुर्तगाली लेना चाहते थे, तो यहां पर एक नया पुर्तगाली गवर्नर आता है जिसका नाम है नीनो दी कुन्हा। क्या नाम है दोस्तों? नीनो दी कुन्हा। जी हां दोस्तों, नीनो दी कुन्हा आता है, ठीक है। और उसने दोस्तों बहादुर शाह पर आक्रमण किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसकी सहायता से पुर्तगाली नौसेना को अच्छा, यहां पर जब पुर्तगालियों ने हमला किया ना बहादुर शाह पर, तो थोड़े बहुत क्षेत्रों को विजित कर लिया, जीत लिया, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ी जीत सुनिश्चित हुई। किसकी दोस्तों? यहां पुर्तगालियों की थोड़ी सी जीत सुनिश्चित हुई। लेकिन यहां पर फिर से बहादुर शाह क्या करता दोस्तों? फिर से जो पड़ोसी देश के लोग रहते हैं उनसे मदद मांगता है। और यहां पर देखिए लिख रहा है किसकी सहायता से पुर्तगाली नौसेना को, जी हां दोस्तों, पुर्तगाली नौसेना को दीव, दमन दीव वाला सुनते हैं ना, अब तो दमन दीव को मिला दिया गया दादरा नगर हवेली में। उस समय दमन दीव अलग अलग था, तो याद रखेगा दीव में दोस्तों पराजित किया है। तो यहां पर दोस्तों मदद लेता है तुर्की की नौसेना, ठीक है। यहां जो इसकी मदद करते हैं, किसकी? बहादुर शाह की मदद, बहादुर शाह की मदद कौन करता है दोस्तों? तो तुर्की नौसेना दोस्तों यहां पे मदद करती है, तुर्की नौसेना, ठीक है। जिसकी वजह से दोस्तों यहां पुर्तगाली फिर से पराजित होते हैं, बुरी तरह पराजित होते हैं द्वीप में, और फिर से यहां पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसके पहले जो चैल का युद्ध हुआ था, चैल का युद्ध, उसमें किसने मदद किया था? तो उसमें मिस्र के शासकों ने दोस्तों मदद किया था, जबकि इस वाले लड़ाई में तुर्की शासकों ने दोस्तों मदद किया है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, आप दोनों चीजों को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने बहादुर शाह को पराजित किया? जी हां दोस्तों, मुगल बादशाह कौन था जिसने बहादुर शाह को पराजित किया? तो देखिए अकबर की ही नीति थी। अकबर बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, इसलिए अगल बगल के जो भी छोटे मोटे राज्य थे वहां के राजाओं को पराजित करके उसे अपने मिलाना चाहता था। लेकिन थोड़ा सा यहां दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत है दोस्तों। पहली बार ना याद रखेगा बहादुर शाह को पहली बार हुमायूं ने ही पराजित किया था। जी हां दोस्तों, जो पहली पराजय हुई थी हुमायूं द्वारा हुई थी। सर हमने तो पढ़ा है कि हुमायूं बार बार हारा है। हाँ, हुमायूं हारा है। अगर हम हुमायूं की हार की बात करें, अगर हम हुमायूं की हार की बात करें तो दोस्तों बुरी तरह दोस्तों हुमायूं की हार हुई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कब हुई है? दो युद्ध में हुई है, एक दोस्तों 1539 वाले में और एक 1540 वाले में, ठीक है। 1539 को हम चौसा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हम चौसा का युद्ध कहते हैं। और 1540 वाले को हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। या तो बिलग्राम का युद्ध कहते हैं या हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये युद्ध दोस्तों किसके साथ हुआ था? तो याद रखेंगे शेर शाह सूरी के साथ हुआ था। आगे की घटना में दोस्तों मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो यहां चौसा के युद्ध में तो खाली हारा ही था, अपनी जान बचा के भाग गया था। और बिलग्राम के युद्ध में इसको भारत से खदेड़कर भगा दिया गया हुमायूं को, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर सवाल अलग है। यहां पर याद रखेगा मुगल बादशाह हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया है। कब पराजित किया सर? तो 1535 में। कब किया दोस्तों? 1535 में ही पराजित किया है। तब तक हुमायूं के पिता जो बाबर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी याद रखेंगे। लेकिन आप बहादुर शाह की हत्या किसने की, ये आप बताइए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहादुर शाह की हत्या किसने की? तो देखिए पुर्तगालियों ने की, ठीक है। किसने की दोस्तों? पुर्तगालियों ने इसकी हत्या की। पुर्तगालियों को हराया जो था, ठीक है, तो पुर्तगालियों ने दोस्तों बहादुर शाह की हत्या कर दी। लिख रहा है किस मुगल बादशाह ने गुजरात को जीत करके मुगल साम्राज्य मिला लिया? देखिए अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? अब आपका जवाब हो जाएगा अकबर। अब क्या जवाब हो जाएगा? अकबर। बात को समझिएगा, यहां पे मैंने अकबर इसलिए बोल दिया ना पहले वाले सवाल में कि ध्यान में था कि अकबर ने ऐसा किया था। लेकिन यहां पर दोस्तों सिर्फ ये पूछा कि पराजित किसने किया, और यहां पर क्या पूछ रहा है कि किसने मिला लिया। तो अकबर ने मिलाया था। और 1573 ईस्वी में, कब मिलाया था दोस्तों? 1573 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने क्या किया? गुजरात को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया। जबकि पहली बार हराया किसने था? बहादुर शाह को। अगर ये सवाल में आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ी बातें अगर ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर तो गलत होगा ही होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर बहादुर शाह को पहली बार पराजित तो हुमायूं ने किया था, लेकिन गुजरात को मुगल सल्तनत में मिलाने का काम किसने किया है? अकबर ने किया है सन 1573 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा अहमदाबाद। अहमदाबाद की स्थापना दोस्तों किसने किया था? जल्दी से बताइए। अब तो आप लोगों को बता भी दिया गया अहमदाबाद की स्थापना। याद रखिएगा किसने किया? अहमद शाह प्रथम ने। किसने किया दोस्तों? अहमद शाह
प्रथम ने दोस्तों इसकी स्थापना किया है, याद रखिएगा। कहां पर? वो आपका क्या हो गया, साबरमती नदी के तट पर। लेकिन अहमदाबाद में दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया दोस्तों? ये अहमद शाह के समय में ही हुआ था। जी हां दोस्तों, अहमद शाह के समय में ही दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, ये अहमद शाह वही व्यक्ति है जिसने जजिया कर भी लगाया था, ये भी बताया आपको। प्लस दोस्तों मैंने यहां बताया था सिद्धेश्वर मंदिर को नष्ट कर दिया था, ये भी बताया था। तो इसने एक तरफ मंदिर को नष्ट कर रहा था, दूसरी तरफ मस्जिद और मदरसे बनवा रहा था। ठीक है, मस्जिद और मदरसों का निर्माण तेजी से चल रहा था गुजरात में। किसके शासनकाल में? तो अहमद शाह प्रथम, लगा सकते हैं यहां प्रथम, वैसे एक ही शासक था यहां पर। ठीक है, तो अहमद शाह प्रथम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है चंपानेर। जी हां दोस्तों, चंपानेर वाली बातें पढ़ चुके हैं दोस्तों। चंपानेर, मेर नहीं दोस्तों, चंपानेर के पास दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि महमूद बेगड़ा ने किसकी कौन से नगर की स्थापना कराया था दोस्तों? तो याद रखिएगा मुहम्मदाबाद। क्या कराया था दोस्तों? महमूद बेगड़ा था ना, इसी के नाम पर पड़ा था मुहम्मदाबाद। ठीक है, मुहम्मदाबाद या महमूदाबाद याद रखिएगा। ठीक है, महमूद बेगड़ा ने। इसके अलावा दोस्तों गिरनार के पास में ये भी पढ़ाया था आपको कि गिरनार के निकट किसकी स्थापना किया था दोस्तों? मुस्तफाबाद की। किसकी किया था? मुस्तफाबाद की किया था। तो ये भी दोस्तों महमूद बेगड़ा के द्वारा ही किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। खैर चंपानेर का नाम आ गया तब मैंने आपको बता दिया। लिख रहा चंपानेर के निकट बाग ए फिरदौस की स्थापना दोस्तों किसने किया था? बाग ए फिरदौस। तो याद रखेगा ये महमूद बेगड़ा ने ही किया था बाग ए फिरदौस की स्थापना। ठीक है, बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने किया था? महमूद बेगड़ा ने किया था। दोस्तों इस बाग ए फिरदौस को ना स्वर्गिक उपवन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्गिक उपवन। उपवन मतलब बाग, मतलब एक ऐसा बाग, एक ऐसा बगीचा जहां स्वर्ग की अनुभूति हो, इसीलिए इसे बाग ए फिरदौस कहा जाता था या स्वर्गिक उपवन कहा जाता था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये महमूद बेगड़ा ने कराया था। 1459 ईस्वी में महमूद बेगड़ा राजा बना था, 1511 तक चला है। 1508 में पुर्तगालियों को भी पराजित किया था मिस्र के सहयोग से। ठीक है, तो सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसने संस्कृत कवि उदयराज को संरक्षण दिया था? तो बता ही चुका आपको, इसी ने तो महमूद चरित की रचना किया है। याद रखेगा उदयराज की रचना का नाम क्या है? महमूद चरित है। जी हां दोस्तों, महमूद चरित की रचना किया है। और किसने संरक्षण दिया था दोस्तों? तो इसको संरक्षण भी दिया था महमूद बेगड़ा ने। ठीक है, अरे भाई उसी के जीवन वृत्तांत के ऊपर इसने पूरी कहानी रची है, तो उसी का तो दरबारी था, पीछे आपको बताया भी गया। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करिए। लिख रहा है किस वंश के सुल्तानों ने खान की उपाधि धारण किया था दोस्तों? ये तो बताया था दोस्तों आपको कि खान देश। कौन सा देश था दोस्तों? खान देश के जो सुल्तान थे वो। ठीक है, और खान देश की स्थापना दोस्तों, खान देश में की स्वतंत्रता किसने सुनिश्चित करी थी दोस्तों? तो इसको इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो याद रखेगा मलिक राजा फारूकी। कौन है दोस्तों? मलिक राजा फारूकी है। याद रखेगा। कब है टाइम पीरियड? तो बताया था आपको 1399 ईस्वी में। ठीक है, यह भी आपको बता चुका हूं। लिख रहा दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया दोस्तों कहां से हुई? दिल्ली सल्तनत दोस्तों कब टूटने लगा? विघटन का मतलब क्या दोस्तों? यानी कब टूटने लगा। टूटने का तात्पर्य क्या दोस्तों? टूटने का तात्पर्य है कि अब अलग अलग राज्य क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे और स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। तो दोस्तों कहां से शुरू हुआ? तो बताया तुगलक वंश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर अब देखिए यहां सवाल दो तरीके से होता है। अगर वंश पूछेगा तो क्या बताएंगे? तुगलक वंश बताएंगे। कहां बताएंगे? तुगलक वंश बताएंगे। ठीक है, तुगलक वंश से। दूसरा चीज दोस्तों कि पहली बार दोस्तों विघटन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो पहला विघटन हुआ था दक्षिण भारत में। कहां हुआ था दोस्तों? दक्षिण भारत में पहले राज्यों ने क्या किया? अपने स्वतंत्रता की घोषणा किया और उसको देख करके बाकी लोगों ने भी अपने धीरे धीरे अपने राज्यों की स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। लिख रहा सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किसने विद्रोह किया था? तो याद रखिएगा मदुरा के तुगलकों ने दोस्तों, मदुरा के लोगों ने सबसे पहले विद्रोह किया था दक्षिण भारत में। तो याद रखिएगा वहां का गवर्नर भी तुगलक था। ठीक है, देखिए लोकेशन स्थान क्या था दोस्तों? स्थान था मदुरा। मैं इसके लिए थोड़ी कहानी मुझे बताना पड़ेगा। देखिए इसके लिए कहानी है कि दक्षिण भारत में एक जगह था मदुरा। ये मदुरा तुगलक वंश के अधीन था। सर कैसे दक्षिण भारत तक तुगलक वंश पहुंच चुका था? क्योंकि तुगलक वंश के पहले खिलजी वंश था और खिलजी वंश में आपने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था और उसने दक्षिण भारत के देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र को पराजित करते हुए एकदम लास्ट तक गया था। और मदुरा वगैरह दोस्तों एक खिलजी वंश के अधीन आता था। जब खिलजी वंश समाप्त हो गया तो अगला राजवंश दिल्ली सल्तनत पर आता है तुगलक राजवंश। तो तुगलक वंश
का शासन चलता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की तरह तुगलक वंश के राजा बहुत समृद्ध नहीं थे, बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इसी वजह से उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके वहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने विद्रोह कर दिया। दोस्तों यहां पर विद्रोह किसने किया? तो यहां पर दोस्तों तुगलक गवर्नर ने ही स्वयं विद्रोह कर दिया। ठीक है, तुगलक गवर्नर, देखिए ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ऐसा नहीं कि वहां कोई जनता था, वहां कोई अलग राजा था। वहां का तुगलक गवर्नर था जलालुद्दीन अहसान शाह। क्या नाम है दोस्तों? जलालुद्दीन अहसान शाह। उसने कहा अब एहसान मत करो हमारे ऊपर, हम यहां पर स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, इसको याद रखेगा। और इस प्रकार से अच्छा एक टाइम पीरियड मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कब, तब क्या बताएंगे? तो बताएगा 1333 से 34 के दौरान। ठीक है, अरे सर रुकिए एक मिनट, ये 1333 तो बड़ा जाना पहचाना सा है सर, कहां पे हम लोगों ने पढ़ा था? आपने पढ़ा था 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक का राज चलता था, और इसी समय में हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, वो 1333 था। बस वही टाइम पीरियड है जब मदुरा में तुगलक गवर्नर ने ही विद्रोह कर दिया, जिसका नाम था जलालुद्दीन अहसान शाह। तो इसे भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है मदुरा सल्तनत की स्थापना के पश्चात किसने नए साम्राज्य की दोस्तों स्थापना किया, यह बताइए। तो याद रखेगा, पहले तो मदुरा सल्तनत आई। ठीक है, मदुरा सल्तनत का मैंने टाइम पीरियड क्या बताया दोस्तों? 1333 से 34 के दौरान दोस्तों ये मदुरा सल्तनत हो गई। किसने दोस्तों किया था? तो याद रखेगा जलालुद्दीन अहसान शाह। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा ये तो नंबर एक पर दोस्तों अपनी स्वतंत्रता घोषित करता है। नंबर 2 पर दोस्तों कौन घोषित करता है? तो नंबर 2 पर खान देश ने घोषित किया, जहां मलिक राजा फारूकी था। कौन था दोस्तों? मलिक राजा फारूकी जो था दोस्तों, ये इसका राज चलता था। 1399 ईस्वी में दोस्तों इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, तो एक नया राज्य बन गया दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के। लिख रहा विजयनगर के पश्चात दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेगा 1333 में हरिहर बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे दोस्तों। हरिहर बुक्का क्या थे? ये दोनों भाई थे आपस में। ठीक है, और इन्होंने विजयनगर की स्थापना किया है। करा विजयनगर के पश्चात दक्षिण भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुआ? विजयनगर के बाद की पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये सवाल पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? विजयनगर के बाद यहां पर बहमनी साम्राज्य आया, दक्कन में बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बहमन शाह के द्वारा दोस्तों बहमनी साम्राज्य स्थापित किया गया। किसने? इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो संस्थापक था बहमन शाह। ठीक है, संस्थापक कौन था? बहमन शाह। ठीक है, अच्छा टाइम क्या था दोस्तों? टाइम पीरियड जब इसने स्वतंत्रता की घोषणा किया तो 1346 में। कब किया दोस्तों? 1346 ईस्वी में दोस्तों इसने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। लिख रहा है संपूर्ण सल्तनत काल में जो दिल्ली सल्तनत चला, जब संपूर्ण का दिया तो क्या मतलब? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक की बात कर रहा है सीधे सीधे। ठीक है, तो याद रखिए करा कि संपूर्ण सल्तनत काल में कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रहा? हमेशा स्वतंत्र रहा दोस्तों। तो ऐसे में 2 राज्य आते हैं सामने। एक उड़ीसा कभी भी दिल्ली के अधीन नहीं था, पूरा सल्तनत काल के दौरान उड़ीसा पर किसी का राज नहीं था, यह स्वतंत्र रहा। और दूसरा कश्मीर भी स्वतंत्र रहा। ठीक है, कश्मीर के कुछ ही हिस्से स्वतंत्र थे और कुछ हिस्से अंडर में थे कश्मीर। ठीक है, फिलहाल आप उड़ीसा और कश्मीर 2 ऐसे राज्य कह सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत से अलग ही रहा। ठीक है, वहां पर अलग राजवंश ही चलता रहा, वो कभी दिल्ली के अधीन नहीं था। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेगा। आज की क्लास दोस्तों समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 से जुड़े रहेंगे तो हमेशा आपको कुछ नया मिलेगा और लोगों से हट के मिलेगा। आप घिसे पिटे रास्तों पे मत चलिए, आप समय दीजिए। बहुत लंबी क्लास नहीं होती, जो भी आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट की क्लास होती है आपके बेहतर के लिए होती है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं नितिन सर ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है जिसे आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां से ले लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।